यस, क्या बोल रहे हो? सर लीचेन और वायरसेस के बारे में बात की जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ा क्या? सर लीचेन और वायरस के बारे में पढ़ाने वाले थे, बोले थे। क्या लीची? लीचेन अच्छा, और लाइकेन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लास्ट समथिंग बचा हुआ है टॉपिक। हाँ, वायरस और लाइकेन वो पढ़ाएंगे। प्लांट किंगडम कंप्लीट कर दें आज, ठीक है? यस यस प्लांट किंगडम कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद कल जो हमारा रिवीजन क्लास होगा उसमें लाइकेन वायरस कंप्लीट कर देंगे। ओके, यस चलो लिखो आज जिम्नोस्पर्म। देखिए, हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा और इसको कंपेयर करेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म then एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है? तो यहाँ पे 3 प्लांट का कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे। किसका किसका? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जो टेरिडोफाइट्स हैं सीधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोन होते हैं या स्ट्रोबाइलस होते हैं। तो यहाँ पे बनता है कोन। कोन का दूसरा नाम क्या होता है? स्ट्रोबाइलस, ठीक है? देखिए, जिम्नोस्पर्म में कंपैरेटिवली लार्ज साइज कोन होता है। यहाँ पर जो कोन है वो प्रोमिनेंट है, लार्ज साइज है, तो इसको लैक्स भी कहते हैं। प्रोमिनेंट कोन को लैक्स भी बोलते हैं। लैक्स also called as cone, also called as strobilus. Okay? लेकिन एंजियोस्पर्म में कोन या स्ट्रोबाइलस नहीं होता। एंजियोस्पर्म में फ्लावर होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फ्लावर। और आपको पता है फ्लावरिंग का दूसरा नाम होता है एंथेसिस, ओपनिंग ऑफ पेटल्स। फ्लावरिंग, फूल खिलना, फ्लावरिंग को बोलते हैं एंथेसिस, ANTHESIS। आप बताइए, फ्लावर एंड फ्लावरिंग किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एंजियोस्पर्म का। एंजियोस तो एंजियोस्पर्म का एक दूसरा नाम भी होता है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंथेसिस, ये फ्लावरिंग, एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड एज एंथोफाइटा। एंथोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स को क्या कहते हैं? एंथोफाइटा। अब हम इन दोनों पर फोकस हो जाते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। आपको पता है प्लांट के केस में ज्यादातर स्पर्म का मीनिंग होता है सीड। प्लांट के केस में यहाँ दिख रहा है, स्पर्म का मीनिंग क्या होता है? सीड। तो हमने इधर लिखा स्पर्म, सीड। अब आप बताइए, यहाँ पर भी स्पर्म है, यहाँ पर भी स्पर्म है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, NAKED।
तो यहाँ पर कैसे सीड होते हैं बोलो? नेकेड सीड होते हैं। और एनजीओ का मतलब होता है कवर्ड, कवरिंग पाई जाए अगर सीड के चारों तरफ। तो यहाँ पर सीड कैसे होते हैं? COVERED, कवर्ड सीड। और यहाँ पर जो सीड है वो किससे कवर्ड होते हैं? वॉल ऑफ ओवरी से। किससे कवर्ड होते हैं बोलिए बच्चों? वॉल ऑफ ओवरी। तो इन दोनों प्लांट में सीड पाया जाता है। एक में नेकेड सीड है, सलमान खान टाइप। सलमान खान को हमने बीच में क्यों ले लिया? सलमान खान को इसलिए ले लिया क्योंकि सलमान खान कपड़े नहीं पहनते हैं, नेकेड रहते हैं। तो इसलिए हमने बोल दिया जिम्नोस्पर्म यानी नेकेड सीड, एंजियोस्पर्म यानी कवर्ड सीड। अब आप जरा बताइए, जो प्लांट सीड बनाते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, दोनों में सीड बनता है, इसलिए दोनों को स्पर्मेटोफाइट कहते हैं। स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट वो प्लांट हैं जो क्या बनाते हैं? सीड। कैसा भी सीड बनाए, नेकेड सीड बनाए या कवर्ड सीड बनाए, लेकिन सीड बनाते हैं। आप बताइए, टेरिडोफाइटा में सीड नाम की कोई चीज होती है? नहीं। नो। तो इसको स्पर्मेटोफाइट कहोगे, नॉन स्पर्मेटोफाइट कहोगे? नॉन स्पर्मेटोफाइट। इनको बोलते हैं नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। ठीक है। देखिए, जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म्स हैं, इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रोमिनेंट होते हैं। आप दूर से कोन को आइडेंटिफाई कर लोगे। इनका जो कोन होता है वो लार्ज साइज होता है, प्रोमिनेंट होता है, नेकेड आई से आप उसको देख सकते हो। इसलिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में विजिबल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होने की वजह से इनको फेनोरोगैम कहते हैं। PHANEROGAMES। क्या कहते हैं इनको? फेनोरोगेम्स। फेनोरोगेम का मतलब होता है विजिबल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जिनको आप नेकेड आई से इजीली देख सको। आप फ्लावर को भी नेकेड आई से देख सकते हो, आप स्ट्रोबाइलस को भी देख सकते हो, क्योंकि वो लार्ज साइज होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। लेकिन आप आ जाइए टेरिडोफाइटा में और ब्रायोफाइट में। Although pteridophytes having cone or strobilus, but their size is very small. Cone का जो साइज होता है वो छोटा होता है। इसलिए ऐसे प्लांट जिसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रोमिनेंट ना हो, माइक्रोस्कोपिक हो, उनको हम लोग क्रिप्टोगेम कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? क्रिप्टोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है। तो फिर से देखो, आप कोई बुक पढ़ोगे तो कई बुक ने ये लिखा हुआ है कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं, उनको उन्होंने एक साथ फेनोरोगेम लिखा हुआ है। फेनोरोगेम का मतलब लिख दिया है फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन आप बताइए, क्या फ्लावरिंग प्लांट अगर आप लिख दोगे तो जिम्नोस्पर्म में फ्लावर होता है कि नहीं होता है? नो। नहीं होता है। नहीं होता है। सो बी केयरफुल। फेनोरोगेम्स इंक्लूड फ्लावरिंग प्लांट, लेकिन फेनोरोगेम में एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी होता है, वो जिम्नोस्पर्म होता है। तो फेनोरोगेम्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कलेक्टिवली प्रेजेंट इन फेनोरोगेम्स। ओके। अब देखिए, हम सीधा स्ट्रोबाइलस पर आ जाते हैं। हमने आपको बताया था हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स में दो कैटेगरी होती है। कुछ टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? होमोस्पोरस, होमोस्पोरस। और कुछ टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं बोलिए? हेटेरोस्पोरस। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। सारे जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? हेटेरोस्पोरस। एंड ऑल एंजियोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं। ऑल हेटेरोस्पोरस, ऑल हेटेरोस्पोरस। और ये भी एंजियोस्पर्म्स भी सब क्या होते हैं? ऑल हेटेरोस्पोरस, ऑल हेटेरोस्पोरस। ओके।
देखो बच्चों, हम हेटेरोस्पोरस की बात करते हैं। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा, मान लेते हैं हमने कोन का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा, तो कोन में एक एक्सिस होती है, एक्सिस, और इसमें मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल अटैच होती है। हमने यहाँ पे अटैच कर दिया मेगास्पोरोफिल, ये फर्टाइल लीफ होती है। मेगास्पोरोफिल की एक्सिस में मेगास्पोरेंजिया पाई जाती है। मेगास्पोरोफिल की एक्सिस में कौन सी स्पोरेंजिया है, बोलिए? मेगास्पोरेंजिया। तो ये जो लीफ है, ये फर्टाइल लीफ क्या कहलाएगी? मेगा स्पोरोफिल। और इसकी एक्सिस में क्या पाई जाएगी? मेगा स्पोरेंजिया। ओके, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया। देखिए, जिम्नोस्पर्म में भी हमने कोन का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा, यहाँ पर भी कोन है। कोन का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटोगे, इधर भी आपको मेगास्पोरेंजियम मिलेगी। आपको पता है मेगास्पोरेंजियम का मैक्सिमम पोर्शन पेरेन्काइमेटस सॉफ्ट टिश्यू से बना है, एंड द पार्ट ऑफ मेगास्पोरेंजियम व्हिच इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा इज कॉल्ड एज न्यूसिलस। इस पार्ट को क्या कहते हैं, बोलिए? न्यूसिलस कहते हैं। दिस न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय टू इंटेगुमेंट। इसके चारों तरफ एक इंटेगुमेंट होता है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और किसको प्रोटेक्ट करता है? न्यूसिलस को। बच्चों, जिम्नोस्पर्म में एक इंटेगुमेंट होता है, एंजियोस्पर्म में ऐसे दो इंटेगुमेंट होते हैं। तो ये इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। ये मेगास्पोरेंजियम जिस लीफ से अटैच होती है, उस लीफ को मेगास्पोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगास्पोरोफिल। और ये एक्सिस है, इससे अटैच है। ऐसी बहुत सारी मेगास्पोरोफिल एग्रीगेटेड है। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है? इंटेगुमेंट। ओके, इंटेगुमेंट एक ओपनिंग फॉर्म करता है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। क्या कहेंगे इसको? माइक्रोपाइल। कोई बताएगा इसके स्टॉक को क्या कहते हैं जिससे अटैच रहता है? ये फ्यूनिकिल है, फ्यूनिकिल। और ये जो लीफी स्ट्रक्चर है, ये मेगास्पोरोफिल है, मेगा स्पोरोफिल। क्या कहेंगे इसको? मेगास्पोरोफिल। बच्चों, ये इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। आप बताइए, टेरिडोफाइटा में जो मेगास्पोरेंजियम है, इसमें इंटेगुमेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है? एब्सेंट। एब्सेंट है। जिम्नोस्पर्म में जो मेगास्पोरेंजियम है, इसमें इंटेगुमेंट प्रेजेंट है। तो इंटेगुमेंट प्रेजेंट होने की वजह से इस मेगास्पोरेंजियम को क्या कहोगे? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इसका नाम क्या होगा, बोलिए? इंटेगुमेंटेड, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। और इसी के लिए टर्म ओव्यूल यूज करते हैं। इसके लिए टर्म क्या आता है? ओव्यूल। आप बताइए, टेरिडोफाइटा की मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोलोगे या नहीं बोलोगे? एनीवन? नहीं बोलेंगे। नहीं बोलोगे। Why they are not called as ovule? टेरिडोफाइट्स में मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसमें इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है। नहीं। इंटेगुमेंट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वही आगे चल के सीड कोट बनाता है, और सीड कोट बहुत जरूरी है प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर यहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं होगा, तो ये जो मेगास्पोरेंजियम है, इसके लिए आप ओव्यूल टर्म यूज नहीं करोगे। तो जिम्नोस्पर्म में
इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। अब आप बताइए जिम्नोस्पर्म में ये जो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है ये किससे अटैच है? केमिकल से। ये अटैच है मेगास्पोरोफिल से। अरे भैया ये लीफ है, इस लीफ से अटैच है ये ओव्यूल। ठीक है, आप हमारा हाथ देखिए, दिख रहा है ये कैप दिख रहा है, तो जो हाथ है ये मेगास्पोरोफिल है और जो कैप है ये इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। ये कंडीशन है। एंजियोस्पर्म में क्या हुआ, जो मेगास्पोरोफिल है ये इस कैप यानी ओव्यूल के चारों तरफ लिपट गई और इसने बना दिया कार्पिल, और उसके 3 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो आप बताइए ये जो ओव्यूल है इसके चारों तरफ किसकी रैपिंग हो गई, कोटिंग हो गई? मेगास्पोरोफिल। अरे भैया जिस चादर पे आप लेटे हुए हो बेडशीट पे, उस बेडशीट को पकड़ के घूम जाओ 360, तो बेडशीट आपकी चारों तरफ क्या हो जाएगी, रैप्ड हो जाएगी, लिपट जाएगी। तो यहाँ पर आगे चल के रैपिंग हो गई। कहाँ पे रैपिंग हो गई? एंजियोस्पर्म में। कौन लिपट गया किसके चारों तरफ? मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल wrapped around the megasporangium. नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, आप कहोगे ये रैपिंग की जरूरत क्यों पड़ी? मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों पड़ी। पहला पॉइंट है, इधर ओव्यूल अपराइट है, ऊपर की तरफ है, यहाँ पर ओव्यूल इन्वर्टेड होता है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर भी हमने बनाया ये न्यूसिलस है। न्यूसिलस पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर होता है और इस न्यूसिलस को कितने इंटेगुमेंट प्रोटेक्ट करते हैं? हाउ मेनी इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स? 2 इंटेगुमेंट। तो यहाँ पर 2 इंटेगुमेंट होते हैं, वहां पर सिंगल इंटेगुमेंट है। वहां पर अपराइट ओव्यूल होता है, यहाँ पर डाउनवर्ड ओव्यूल होता है। तो ये भी इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है, ये भी इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है, लेकिन यहाँ पे रैपिंग हो गई। कौन लिपट गया इसके चारों तरफ? मेगास्पोरोफिल इसके चारों तरफ लिपट गई। तो यहाँ पर जो रैप मेगास्पोरोफिल है, ये मेगास्पोरोफिल लिपट गई इसके चारों तरफ, इसी को कार्पेल कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए? कार्पेल। तो कार्पेल किसका मॉडिफिकेशन है? मेगा स्पोरोफिल। भाई ये चीज समझे, कार्पेल किसका मॉडिफिकेशन है? कार्पेल वो बेडशीट है जिसको आपने चारों तरफ कवर कर लिया, ओढ़ लिया अपनी बॉडी के चारों तरफ। अब आप बताइए जो कार्पेल है ये रैप मेगास्पोरोफिल है। अब इसके 3 पार्ट हैं, एक पार्ट है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट है स्टाइल और तीसरा वो पार्ट जहां पर इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम चली गई उसको बोलते हैं ओवरी। क्या कहते हैं बोलिए? ओवरी। और फर्टिलाइजेशन के बाद यही पार्ट पेरिकार्प बनाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद यही पार्ट पेरिकार्प बनाएगा, यानी फ्रूट वॉल बनाएगा। और जो फर्टिलाइजेशन के बाद इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगी? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम यानी इधर भी आपको क्या मिलेगा? ओव्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा बोलिए बच्चा? ओव्यूल। ओके, अब मैं फिर से एक बार तीनों को फोकस कर देता हूँ। बोलो भाई तीनों में क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा? चेरिडोफाइट में यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम है, यहाँ मेगास्पोरेंजियम है, यहाँ मेगास्पोरेंजियम है। पहली वाली मेगास्पोरेंजियम में इंटेगुमेंट नहीं है, यहाँ एक इंटेगुमेंट है, यहाँ 2 इंटेगुमेंट है। तो इसको बोलोगे इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इसको बोलोगे इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ये ओव्यूल है, ये भी ओव्यूल है, वो ओव्यूल नहीं है। तो why in pteridophyte we cannot use the term ovule for megasporangia? Because of absence of integument. अब आप बताइए यहाँ पर ये जो ओव्यूल है किस लीफ से लगा है? मेगास्पोरोफिल। यही मेगास्पोरोफिल लिपट गई, किसके चारों तरफ लिपट गई?
बोलिए ओव्यूल के चारों तरफ। ओव्यूल, तो जो रैप मेगास्पोरोफिल है इसी के लिए टर्म आप क्या यूज करोगे? कार्पेल। 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 ठीक है, इतना सब लोग समझ गए, आगे बढ़े। मे आई प्रोसीड फर्दर? Yes. देखिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होगी। क्या डिफरेंशिएट होगी? मेगास्पोर मदर सेल। इसके अंदर भी मेगास्पोर मदर सेल बनेगी। न्यूसिलस जो कि 2n है, न्यूसिलस ओव्यूल ये सब स्पोरोफाइट का पार्ट है 2n। बच्चों न्यूसिलस की एक सेल साइज में इंक्रीज करके मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी। हियर आल्सो द सेम, one cell of the nucleus towards micropyle increase in size and differentiated into megaspore mother cell। तो ये जो हमने सेल बनाई ये मेगास्पोर मदर सेल है। यहाँ पर हमने सेल बनाई मेगास्पोर मदर सेल है। यहाँ पर हमने सेल बनाई मेगास्पोर मदर सेल है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, इधर क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे बच्चों ये 2n सेल है। क्या नाम है इस 2n सेल का? मेगास्पोर मदर सेल। हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। आप पूरा लिख लेना वरना भूल जाओगे क्या होता है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी। मेगास्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। अब आप बताइए मियोसिस के बाद कितनी सेल बनती हैं? 4। ये जो 4 सेल है मियोसिस के बाद बनेंगी तो ये हैप्लॉइड होंगी। क्या कहेंगे इन 4 सेल को? मेगास्पोर। ओके, हियर आल्सो द सेम, यहाँ पर भी सेम इवेंट होगा। तो इधर भी हमने यही लिख दिया, अलग दिखा रहे हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल है, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। कौन सा इवेंट हुआ इसमें? मियोसिस। कितनी सेल बनी? 4। 1 2 3 4। ये 4 क्या है? मेगास्पोर है। एन यहाँ पर भी हमने सेम लिख दिया, हियर आल्सो द सेम। ये मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल। कौन सा इवेंट हुआ इसमें? मेयोसिस। कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4। 4 मेगास्पोर। मेगास्पोर, हाउ मेनी मेगास्पोर? बोलिए 4। तो ये तीनों में कॉमन इवेंट हुआ। क्या कॉमन इवेंट हुआ बोलो? मेयोसिस। तीनों में मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट हुई। मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होने के बाद मियोसिस हुआ और 4 मेगास्पोर बना। ओके, देखिए जो मेगास्पोर हैं दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की पहली सेल होती है। किसकी पहली सेल है? फीमेल गैमेटोफाइट की। तो जनरली इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा ऑल 4 फंक्शनल and they converted into female gametophyte। चारों फंक्शनल होते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट में। किस में कन्वर्ट हुए बोलिए? फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए इसी के अंदर मैं लिख देता हूं, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट हैं ये कुछ दिनों तक इसके अंदर रिटेन करते हैं। किसके अंदर रिटेन करते हैं? मेगास्पोरेंजियम। मान लेते हैं 1 वीक रहे, मान लेते हैं 7 डेज 5 डेज रहे, 6 डेज रहे। तो यहाँ पर हमने लिखा फीमेल गैमेटोफाइट, ये लिखा फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल जीपी। देखिए दे रिटेन इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम अप टू द वेरिएबल स्टेजेस या वेरिएबल टाइम पीरियड 2 days, 3 days, 5 days, 6 days, 7 days। But ultimately this female gametophyte exit, ये female gametophyte क्या हुआ?
मेगास्पोरेंजियम से बाहर निकल गया एंड हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट नेचर में फ्री हो गया, तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया इंडिपेंडेंट। तो आप बताइए किसमें फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स में। अच्छा ये बताओ, जब आप नेचर में फ्री हो जाओगे तो जनरली रिसोर्स लिमिटेशन कम होगी। अगर आप फ्री हो जाओगे तो ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि नेचर बहुत ब्रॉड है, बड़ा है। तो यहाँ पे चारों मेगास्पोर फंक्शनल होंगे, चारों एक एक करके बाहर निकल जाएंगे, कुछ दिनों तक अंदर रुकेंगे, लेकिन उसके बाद फाइनली एग्जिट करके इंडिपेंडेंट फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर यहीं से प्रॉब्लम शुरू है, इधर मेगास्पोर को यहीं रुकना है, इन सीटू डेवलपमेंट होगा इसका, ये कभी एग्जिट नहीं करेगा। यहाँ पर भी मेगास्पोर को यहीं रुकना है, ये भी कभी एग्जिट नहीं करेगा। तो अब आप बताओ, अगर आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो रिसोर्स क्या इनफाइनाइट होंगे या लिमिटेड हो जाएंगे? लिमिटेड। लिमिटेड रिसोर्स हो जाएंगे। तो रिसोर्स लिमिटेशन होने की वजह से कितने मेगास्पोर डी जनरेट कर जाएंगे? 3। 1 रिमेन्स फंक्शनल। 3 मेगास्पोर डी जनरेट कर जाएंगे, एक फंक्शनल होगा। हियर आल्सो द सेम, 3 मेगास्पोर डी जनरेट, 1 रिमेन्स फंक्शनल। 3 मेगास्पोर डी जनरेट कर जाएंगे, एक फंक्शनल होगा। ओके, एंड दिस फंक्शनल मेगास्पोर कन्वर्टेड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। बच्चों यहां पर भी फंक्शनल मेगास्पोर कन्वर्टेड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। और एंजियोस्पर्म में इस फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? एम्ब्रियो सैक। इसका डेवलपमेंट पूरा का पूरा मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होगा, ये बाहर नहीं जाएगा। तो अगर इनसाइड डेवलपमेंट होता है तो ये डेवलपमेंट इन सीटू कहलाएगा, और अगर बाहर डेवलपमेंट होता है तो इसको क्या बोलते हैं? एक्स सीटू। तो यहाँ पर डेवलपमेंट भी कैसा हो रहा है? इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। तो इधर भी डेवलपमेंट होगा इन सीटू। आप बताओ, अगर आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दें, ठीक है, तो आप क्या होगे? इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होगे या पैरासिटिक हो जाओगे? यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट क्या हो गया? पैरासिटिक हो गया। और किसके अंदर केप्ट है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्पोरोफिटिक टिश्यू। तो यहाँ पर फ्री लिविंग नहीं है, यहाँ पर भी फीमेल गैमेटोफाइट क्या हो गया? पैरासिटिक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट फ्री लिविंग, नॉट फ्री लिविंग। इधर भी लिख दिया नॉट फ्री लिविंग, नॉट फ्री लिविंग। लेकिन आप बताइए किसमें फ्री लिविंग है? किस केस में फ्री लिविंग है? टेरिडोफाइटा में फ्री लिविंग है। लेकिन टेरिडोफाइटा में जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये कुछ दिनों तक रिटेन रहता है। किसके अंदर रिटेन रहता है? मेगास्पोरेंजिया के अंदर। मान लेते हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज कहां पे रिटेन किया? इनसाइड द मेगास्पोरेंजिया। सो दिस रिटेंशन हैबिट इज कॉल्ड एज सीड हैबिट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीड हैबिट कहते हैं। बच्चों यहाँ पर सीड हैबिट है। आप आए, आपने सोचा कि हम नीट का प्रिपरेशन करेंगे, आप हॉस्टल में आए, ठीक। हॉस्टल में आप 12 महीने ना रुक के आप 3 महीने रुके, 3 महीने के बाद आप छोड़ छाड़ के भाग गए, भैया हम ये हॉस्टल में नहीं रुक पाएंगे, हम बैक टू पवेलियन घर जा रहे हैं वापस, छोड़ दिया। लेकिन आप 3 महीने रुके, 4 महीने रुके, तो ये हैबिट है, नीट हैबिट, सीड हैबिट नहीं है, नीट हैबिट है। लेकिन यहाँ पर आपने पूरा टाइम गुजार दिया, 12 के 12 महीने आपने कहाँ गुजार दिए? इनसाइड द ओव्यूल। यहाँ पर भी आप पूरा का पूरा टाइम कहाँ गुजार दोगे? इनसाइड द ओव्यूल। तो यहाँ सीड बनेगा, यहाँ सीड बनेगा, लेकिन पहले वाले में सीड नहीं होगा, क्या होगा? सीड हैबिट होगा।
तो कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सीड एंड सीड हैबिट? कोई बताएगा? सीड, सीड का मतलब सीड बन जाना, सीड हैबिट का मतलब है रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम अप टू द वेरिएबल स्टेजेस। फीमेल गैमेटोफाइट का मेगास्पोरेंजियम के अंदर कुछ दिनों तक रहना क्या होता है? सीड हैबिट होता है। तो किसमें सीड हैबिट है? टेरिडोफाइटा में। किसमें सीड फॉर्मेशन है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। चलो भाई बोलो, किसमें इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है? फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट किसमें? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। और किसमें फीमेल गैमेटोफाइट पैरासिटिक या नॉट फ्री लिविंग है? जिम्नोस्पर्म एंड यस, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। देखिए मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लूं क्योंकि अभी मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा और हमको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो। एनी प्रॉब्लम? नो। नो। वेट, वेट। टेरिडोफाइटा देखो, ये मेगास्पोर है। मेगास्पोर किस में कन्वर्ट हुआ? मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, ये फीमेल गैमेटोफाइट कुछ दिनों तक रुका। कहां पे रुका? इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। और यही रिटेंशन हैबिटेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सीड हैबिट। लेकिन फाइनली ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या हो गया? एग्जिट कर गया। तो हमने यहाँ पे लिखा एग्जिट, और ये नेचर में फ्री हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट। हमने लिख दिया यहाँ पे फ्री लिविंग। ओके, ये केस किसका है? टेरिडोफाइटा का। अब हम थोड़ा सा ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को मैग्नीफाई करते हैं। देखो ये मेगास्पोर है, यहाँ पर कितना फंक्शनल मेगास्पोर होगा? 1 फंक्शनल मेगास्पोर। कितने मेगास्पोर डिजनरेट कर जाएंगे? 3। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इट इंक्रीज इन साइज। ये साइज में इंक्रीज करेगा। आप बताइए, अगर ये साइज में इंक्रीज करेगा तो ये किस टिश्यू को हटाएगा? किसको रिप्लेस करेगा? न्यूक्लियस को, क्योंकि ये न्यूक्लियस में बना था। अगर ये न्यूक्लियस को रिप्लेस करेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा न्यूक्लियस पेरिफेरी पर बच जाएगा, and this remain of nucleus on periphery is called as perisperm। ये जो थोड़ा न्यूक्लियस पेरिफेरी पर बच रहा है, इसी को हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। ओके, अब आप देखो, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इट इज कन्वर्टेड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, और इसी फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया डेवलप होंगी,
मिनिमम 2 मैक्सिमम 8, 2 से 8 तक। ये जो स्ट्रक्चर है ये मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट है। कैसा है ये? मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दिस स्ट्रक्चर इज मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसी फीमेल गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन बनेंगे। कौन से सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे? आर्किगोनिया। और आर्किगोनिया में फीमेल गैमेट होगा। कौन सा फीमेल गैमेट है? एग। आर्किगोनिया में फीमेल गैमेट कौन होगा? एग होगा। एग। बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा और इसका सारा कंटेंट आर्किगोनिया एग सब हैप्लॉइड होगा। इसके बाहर पेरिस्पर्म है जो न्यूक्लियस का बचा हुआ पार्ट है। इसके बाद इंटेगुमेंट है, वो भी स्पोरोफाइट का पार्ट है। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर पाया जा रहा है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द व्हाट? ओव्यूल। और ये ओव्यूल किससे अटैच है? मेगास्पोरोफिल। किससे अटैच है ये? मेगास्पोरोफिल से अटैच है। तो अभी आपने देखा कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो गया। बच्चों यही जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। So the same female gametophyte provide nutrition to developing embryo. That's why it is pre-fertilization endosperm. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? Pre-fertilization endosperm. तो कोई बताएगा जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म को प्लॉइडी क्या होगा? जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म को प्लॉइडी क्या होगा? एन होगा। वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाएगा। बच्चों ये जो मैंने एक डॉटेड टिश्यू बनाया है ये रिमेन ऑफ न्यूक्लियस है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। पेरिस्पर्म 2N टिश्यू है। 2N बोले तो स्पोरोफिटिक टिश्यू। और ये जो लीफ है ये लीफ क्या है? मेगास्पोरोफिट। ये समझ गए? तो यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट पैरासिटिक है, नॉट इंडिपेंडेंट, प्रेजेंट इनसाइड द स्पोरोफिटिक टिश्यू। ये स्पोरोफिटिक टिश्यू के अंदर ही है। यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट क्या था? फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है। यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? पैरासिटिक है। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इट इज कन्वर्टेड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इस फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या कहते हैं एंजियोस्पर्म में इसको? एम्ब्रियो सैक। अब ये आपको आगे डिटेल में जब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा तो पता चलेगा। इसके अंदर एक एग सेल होती है और इस एग सेल को 2 सिनर्जिड सराउंड करती हैं। बीच में एक सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 3 एंटीपोडल सेल होती हैं। तो ये 3 एंटीपोडल सेल, एक सेंट्रल सेल और यहाँ पर 3 एग एपराटस। ठीक है? Here also you may get remain of nucellus called as perisperm. यहाँ पर भी आपको किसका रिमेन मिल सकता है? न्यूसिलस का। क्या कहेंगे इसको? पेरिस्पर्म। और यहाँ पर कितने इंटेगुमेंट होते हैं? बोलो हाउ मेनी इंटेगुमेंट्स? 2। एक इनर एक आउटर, एक इनर और एक आउटर। ओके, तो इधर भी आपको फीमेल गैमेटोफाइट पैरासिटिक मिलेगा। यहाँ पर हमने लिख दिया फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं इसको? एम्ब्रियो सैक।
कितनी सेल और कितने न्यूक्लियस हैं? 3 इधर 6 और एक बीच में। देन हाउ मेनी सेल? 7 cell 8 nucleate. 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। अब देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, जिम्नोस्पर्म में एक स्टेटमेंट दे दिया कि फीमेल गैमेटोफाइट इज द स्मॉलेस्ट एंड हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स। आप बताओ फीमेल गैमेटोफाइट किसका सबसे छोटा है, जिम्नो का या एनजीओ का? NGO. एनजीओ का। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है जिम्नोस्पर्म में ये स्टेटमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट इज स्मॉलेस्ट and represented by minimum number of cells, but it is truly applicable for angiosperm, क्योंकि angiosperm में सबसे छोटा फीमेल गैमेटोफाइट होता है 7 celled 8 nucleate, और उसी को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब आप बताओ इस ओव्यूल के चारों तरफ किसकी कवरिंग है? मेगास्पोरोफिल की। और यहाँ पे स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम हो इसमें तो पूछे भाई। बोलो। एक मिनट एक मिनट। हाँ भाई आदित्य, तुम बोलो फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ कहाँ पे फ्री लिविंग है, कहाँ कहाँ पे पैरासिटिक है? आदित्य सुनाई पड़ रहा है? नहीं सुनाई पड़ रहा है। शैलजा दास, फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ कहाँ पे फ्री लिविंग है और कहाँ कहाँ पे पैरासिटिक है? टेरिडोफाइटा में फ्री लिविंग, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में पैरासिटिक। वेरी गुड। म्यूट करो। अनेक विश्वास। यस सर। आप बताइए इन विच केस फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म? सर इन जिम्नोस्पर्म। And in which case female gametophyte is called as embryo sac? सर एंजियोस्पर्म। Angiosperm. अब बताइए smallest female gametophyte present in which case? सर एंजियोस्पर्म। gametophyte किस में मिल रहा है? एंजियोस्पर्म में मिल रहा है। ठीक है, म्यूट कर लो। तथागत पॉल। अच्छा। आप बताइए in which case functional megaspore remains 1 in number and 3 degenerate? किस किस केस में फंक्शनल मेगास्पोर एक रहता है, 3 डीजनरेट कर जाते हैं? both gymnosperm and angiosperm। एक लास्ट पॉइंट है, एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट है इनकी सारी सेल का नाम बता सकते हो? नहीं बता पाओगे, मैं बता देता हूं, वेट करिए। देखिए मैं बता देता हूं। यहाँ पे जो 3 सेल हैं, इन 3 को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं बोलिए? एंटीपोडल सेल्स। कितनी होती है एंटीपोडल सेल? 3। बच्चों बीच में एक सेल आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं बोलो? सेंट्रल सेल। ये बाई न्यूक्लिएट होती है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसको N+N कहते हैं। और इसके न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पर 3 सेल हैं, इन 3 सेल को मिला के कहते हैं एग एपराटस। क्या बोलते हैं? एग एपराटस। एग एपराटस में एक तो एग सेल है, एक क्या है? एग। बाकी जो 2 साइड में है इनको क्या कहते हैं? सिनर्जिड। तो सिनर्जिड कितनी है?
2. ओके, चलो भाई तथागत हाँ सर। आप बताओ, एम्ब्रियो सैक की जो 7 सेल है इनका नाम बोलो। सर ऊपर में 3 एंटीपोडल सेल और फिर सेंट्रल सेल प्लस एन और नीचे एकदम एक apparatus जिसमें एक एग और 2 सिनर्जिड्स। एक एग और 2 सिनर्जिड, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? पॉलिनेशन। सुनो, पॉलन ग्रेन आएंगे ज्यादातर एंजियोस्पर्म में एसेसरी वॉल पाए जाते हैं। आपको ये मैं आगे वहां रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाऊंगा कि अगर आप एबायोटिक एजेंसी यूज करोगे, एबायोटिक एजेंसी जैसे विंड है या वाटर है, तो उसमें लॉस मैक्सिमम होता है क्योंकि चांस फैक्टर है, हवा इधर का उधर चल गया तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म है इसमें पॉलिनेशन किससे होता है? विंड पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन कैसे आते हैं? हमने यहाँ पे लिखा विंड पॉलिनेशन। कोई बताएगा विंड पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या होता है? एनिमोफिली। विंड पॉलिनेशन आर कॉल्ड एज एनीमोफिली। एनीमोफिली। बच्चों अगर विंड पॉलिनेशन होगा तो लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन मैक्सिमम होता है। देखिए विंड सस्पेंडेड पॉलन ग्रेन को कैच करने के लिए, रिसीव करने के लिए इसका जो माइक्रोपाइल है, ओव्यूल की ओपनिंग को क्या कहते हैं? ओपनिंग ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। ये ओपनिंग है, यहीं पे म्यूसिलेज सिक्रीट होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट होता है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन ड्रॉप। इसको क्या कहते हैं बोलिए? पॉलिनेशन ड्रॉप। लेकिन याद रखना पॉलिनेशन ड्रॉप में कोई केमिकल नहीं होते। पॉलिनेशन ड्रॉप विंड सस्पेंडेड पॉलन ग्रेन को ट्रैप करता है। जैसे जब आप मछली पकड़ते हो तो जो धागा होता है उसकी टिप पे अर्थवॉर्म बांध देते हो, तो यहाँ मछली नहीं पकड़ना है, यहाँ पे आपको विंड सस्पेंडेड पॉलन ग्रेन को ट्रैप करना है। तो ऐसे थोड़ा ट्रैप हो जाएंगे जब तक कि आप कोई ना कोई स्टिकी मटेरियल सिक्रीट नहीं करोगे। तो आप बताइए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलिनेशन ड्रॉप? पॉलिनेशन ड्रॉप कैन ट्रैप द विंड सस्पेंडेड पॉलन ग्रेन। और यहाँ पर पॉलिनेशन क्या होता है? विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन में लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन इज मैक्सिमम, बहुत ज्यादा लॉस होता है क्योंकि पॉलिनेशन इज अ चांस फैक्टर। हवा इधर का उधर चला गया तो पॉलन ग्रेन सब वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन मैक्सिमम है। देखिए पॉलन ग्रेन ड्राई होते हैं एंड समटाइम्स यू मे हैव विंग आल्सो। पॉलन ग्रेन ड्राई होंगे, स्मॉल साइज होंगे, स्मॉल साइज, और कभी कभी आपको पॉलन ग्रेन में विंग भी दिखता है। ये विंग है, विंग्ड पॉलन ग्रेन, WINGED, विंग्ड पॉलन ग्रेन। बच्चों किस में विंग्ड पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं? आप लिख लीजिए पाइनस, PINUS। एंड विंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ आउटर वॉल, एक्साइन। यहाँ पे विंग किसका मॉडिफिकेशन होता है? एक्साइन का। ये क्वेश्चन नीट में आया था और आएगा भी। विंग्ड पॉलन ग्रेन कहाँ पाए जाते हैं? पाइनस में। और विंग किसका मॉडिफिकेशन है? एक्साइन मॉडिफिकेशन। ओके, तो फिर से देखिए जिम्नोस्पर्म में विंड पॉलिनेशन है। जिम्नोस्पर्म में ह्यूज अमाउंट ऑफ pollen grain formation takes place because loss of pollen grain is maximum. अब आप बताओ जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन कहाँ पे होगा? जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन टेक्स प्लेस एट द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, और इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। और अगर पॉलिनेशन माइक्रोपाइल पे होता है तो इस पॉलिनेशन को डायरेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए? डायरेक्ट पॉलिनेशन। तो कहां पे डायरेक्ट पॉलिनेशन है? जिम्नोस्पर्म में। डायरेक्ट पॉलिनेशन किस जगह पर होता है? एट द माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल।
देखो इन्होंने क्या किया, लॉस ऑफ पॉलिन ग्रेन को कंपनसेट करने के लिए, लॉस तो बहुत होता था विंड पॉलिनेशन में, तो इन्होंने कुछ चेंजेस किए। पहले तो पेटल डेवलप किए, कलर्ड पेटल है, एसेसरी वर्ल आ गई यहाँ पे। जिम्नोस्पर्म में पेटल नहीं होता है, यहाँ पे आ गया पेटल। और इधर जो थैलेमस होता है, इसमें नेक्टर सिक्रीटिंग ग्लैंड डेवलप हो गए, नेक्टरी बोलते हैं इसको, नेक्टरी। तो ये आगे मैं आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इन्होंने इंसेक्ट के साथ टाई अप कर लिया कि तुम हमारा पॉलिनेशन कर दो और हम तुमको रिवार्ड देंगे। किस फॉर्म में रिवार्ड? इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस। तो यहाँ पर इंसेक्ट आने लगे। तो ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स हैं, इन्होंने अपने पॉलिनेशन को स्विच किया, विंड पॉलिनेशन से किधर चले गए? इंसेक्ट पॉलिनेशन के मोड में। आप बताओ, अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा तो क्या कहेंगे इसको? एंटोमोफिली। हाँ, इंसेक्ट पॉलिनेशन को एंटोमोफिली कहते हैं, एंटोमोफिली। और अगर आप बायोटिक एजेंसी काम पे लगा दोगे, अगर आप टाई अप कर लोगे कि भैया हमारा पॉलिन ग्रेन आप ट्रांसफर करो, हम तुमको रिवार्ड देंगे, हम आपको नेक्टर देंगे, तो लॉस ऑफ पॉलिन ग्रेन कम हो जाएगा, मिनिमम लॉस होगा। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन है। किसमें एनर्जी कंजर्वेशन है? एंजियोस्पर्म में। अब आप बताओ, यहाँ पर पॉलिन ग्रेन कहाँ पे रिसीव होता है, कहाँ पे पॉलिन ग्रेन आता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा पे आता है। और अगर स्टिग्मा पे पॉलिन ग्रेन आएगा तो इसको डायरेक्ट पॉलिनेशन कहेंगे, इनडायरेक्ट कहेंगे? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। तो कहाँ पे डायरेक्ट पॉलिनेशन है और कहाँ पे इनडायरेक्ट है? एंजियोस्पर्म। हाँ, चलो भाई इसको एक बार और क्लियर कर लेते हैं। आदित्य पॉल अनम्यूट करोगे? नहीं करोगे? अनिक विश्वास? Yes, sir. हाँ, अनिक विश्वास आप बताइए, जिम्नोस्पर्म में ज्यादातर पॉलिनेशन क्या होता है? So direct विंड pollination. पॉलिनेशन। एंजियोस्पर्म में मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिनेशन क्या है? Insect pollination. इंसेक्ट पॉलिनेशन। कहाँ पे लॉस ऑफ पॉलिन ग्रेन मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है? Sir, wind pollination में maximum है. हाँ, विंड पॉलिनेशन में मैक्सिमम है और इंसेक्ट पॉलिनेशन में मिनिमम Minimum. है, क्योंकि वहां पर क्या है, आपने रिवार्ड ऑफर कर दिया कि भाई आप हमसे नेक्टर लेके जाओ, हमारा पॉलिनेशन कर दो। कहाँ पे विंग्ड पॉलिन ग्रेन है? किसके पॉलिन ग्रेन में विंग होता है? Wind pollination. नहीं नहीं, पाइनस में winged pollen grain especially present in pinus with gymnosperm, so the answer is pinus. चलो भाई, इसके बाद संचारी अनम्यूट करिए। आप बताओ, डायरेक्ट पॉलिनेशन और इनडायरेक्ट पॉलिनेशन कहां पर होता है? संचारी राष्ट्रीय अनम्यूट करिए। अंकुर हाँ सर। आप बताओ, डायरेक्ट पॉलिनेशन और इनडायरेक्ट पॉलिनेशन कहां पे होता है? डायरेक्ट सर इंसेक्ट में। डायरेक्ट पॉलिनेशन जिम्नोस्पर्म में होता है, इनडायरेक्ट पॉलिनेशन एंजियोस्पर्म में होता है। साइट बोलिए, किस पोजीशन पे होता है? डायरेक्ट पॉलिनेशन किस पोजीशन पे होगा? डायरेक्ट पॉलिनेशन माइक्रोपाइल पे होता है, इनडायरेक्ट पॉलिनेशन कहाँ पे होता है? स्टिग्मा पे। ठीक है, हाँ। ओके, प्रोसीड करें। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनती है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होके पॉलन ट्यूब बनाते हैं और वो किसी एक आर्किगोनिया में जाके ओपन हो जाती है। यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनती है और पॉलन ट्यूब जाके माइक्रोपाइल से होते हुए, सिनर्जिड से होते हुए एम्ब्रियो सैक में ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर भी बनती है पॉलन ट्यूब, हमने इधर लिख दिया पॉलन ट्यूब, इधर भी बनती है पॉलन ट्यूब। और अगर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन को साइफोनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? साइफोनोगैमी।
यहाँ पर भी है साइफोनोगैमी। तो बोलो किसमें पॉलन ट्यूब बनती है? जिम्नोस्पर्म as well as angiosperm, in both cases pollen tube formation takes place. अब देखिए पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं, इधर देख लेते हैं। ये आर्किगोनिया में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये आर्किगोनिया है, ओके। आर्किगोनिया में एग सेल है। आर्किगोनिया में कौन सी सेल है? एग। ये पॉलन ट्यूब है, ये आर्किगोनिया में आके ओपन हो गई। पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट हैं। कितने मेल गैमीट्स हैं? 1 and 2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स। अब आप बताइए, आउट ऑफ 2 मेल गैमीट हाउ मेनी मेल गैमीट अंडरगोस फर्टिलाइजेशन? एक मेल One. गैमीट जाएगा और एक सेल से फ्यूज हो जाएगा, बाकी जितना मेल गैमीट है वो सब डीजनरेट कर जाएगा। तो एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा, तो जब फ्यूजन होगा तो जिस पोजीशन पे एग है उसी पोजीशन पे जाइगोट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2n जाइगोट। ओके। तो 2 मेल गैमीट है जिसमें से एक मेल गैमीट फ्यूज करता है और बाकी दूसरा डीजनरेट कर जाता है। तो पीछे वाले को हमने क्रॉस कर दिया, आगे वाले पे टिक लगा दिया, यानी 1 मेल गैमीट पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन जाएगा। अब इसी में हम देख लेते हैं। देखो साइकस और गिंगो, इसका मेल गैमीट सिलिएटेड होता है। इसका मेल गैमीट कैसा होता है? सिलिएटेड मेल गैमीट होता है। तो किसमें सिलिएटेड मेल गैमीट पाया जाता है? सिलिएटेड मेल गैमीट। 2 जिम्नोस्पर्म में, एक साइकस है, दूसरा गिंगो है, GINKGO, गिंगो। और आपको पता है सीलिया एंड फ्लैजेला ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? यहाँ पर जो गैमीट्स होते हैं टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट, वहां पर वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन होता है। वहां पर फर्टिलाइजेशन में वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए उधर गैमीट्स में क्या पाया जाना चाहिए? फ्लैजेला। यहाँ पर वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन नहीं है। जैसे ही आपने साइफोनोगैमी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, पॉलन ट्यूब से नो नीड ऑफ वाटर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के समय वाटर का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा। तो आप बताइए, वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी आप सिलिएटेड मेल गैमीट रख रहे हो, तो ये वेस्टिजियल फीचर है, यानी ये इंडिकेट करता है कि इसका इवोल्यूशन ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से हुआ है। इसीलिए इनको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। किसको लिविंग फॉसिल कहते हैं? बोलिए, किसको लिविंग फॉसिल कहेंगे? Ciliated male. हाँ, साइकस और गिंगो को, क्योंकि इसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं और वो प्रिमिटिव फीचर क्या है? सिलिएटेड मेल गैमीट है। तो अब आप देखिए, जिस पोजीशन पे एग था उसी पोजीशन पे क्या आ जाएगा? जहां पे एग था उसी पोजीशन पे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा? जाइगोट। अब ये जाइगोट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करेगा और एम्ब्रियो बनाएगा। तो जब ये एम्ब्रियो बनाएगा तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लगेगा, यानी फीमेल गैमेटोफाइट किसकी तरह बिहेव करेगा? एंडोस्पर्म की तरह। ओके। तो हमने यहाँ पे ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर बना दिया, इसको लिख दिया एम्ब्रियो, EMBRYO। ये जाइगोट से डिराइव होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और उससे फिर क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। अब आप फर्टिलाइजेशन थोड़ा एंजियोस्पर्म का भी देख लो तो ये खत्म हो जाएगा। एंजियोस्पर्म, एक मिनट रुकिए, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूं। वेट।
देखो एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन देखते हैं बच्चों। हम वही सेल शो करते हैं जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है। ये सेंट्रल सेल है और ये एग सेल है। तो एम्ब्रियो सैक की दो सेल हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। एक को क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल बाई न्यूक्लिएट है, N+N लिख दिया। इसमें कितने न्यूक्लियस हैं? 2 न्यूक्लियस हैं और इन न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, इसको क्या कहते हैं? बोलो। पोलर न्यूक्लियाई। और दूसरी सेल है एग सेल। ये वाली सेल कौन सी है? एग। ये एग भी N होती है। ये पॉलन ट्यूब आई और पॉलन ट्यूब कितने मेल गैमेट यहाँ पे लिबरेट कर देगी एम्ब्रियो सैक में? हाउ मेनी मेल गैमेट्स? 2 दो। मेल गैमेट्स। ये 2 मेल गैमेट्स हैं। हमने लिख दिया 2 मेल गैमेट्स। ओके, देखिए यहाँ पर आपको दोनों गैमेट को काम पे लगाना है। सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मेल गैमेट फ्यूज्ड विद एग सेल। एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होगा और बन जाएगा 2n जाइगोट। बच्चों ये पहला फर्टिलाइजेशन है और इसको क्या बोलते हैं? बोलो। सिनगैमी। ये क्या कहलाता है? सिनगैमी। दिस इज फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। जब पहला फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट बन गया तो ये इंश्योरिटी है। किसका इंश्योरिटी है? कि अब एम्ब्रियो बनेगा। बिकॉज जाइगोट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। अब सेकेंड फर्टिलाइजेशन प्रोसीड होगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है। इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। कौन सा न्यूक्लियस कहेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का प्लॉइडी क्या होगा? 2n। किसके फ्यूजन से बनते हैं? फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। अभी मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज्ड विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंड मेल गैमेट किससे फ्यूज हो जाएगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस से। और फ्यूज होने के बाद यहाँ पे एक सेल बनती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एक न्यूक्लियस बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सेल को क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्लॉइडीज का क्या होगा? 3n। तो यहाँ पर टोटल कितने न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमेट न्यूक्लियस। तो टोटल 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन है। क्या कहलाता है ये? ट्रिपल फ्यूजन। ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन है। तो हमने 2 नंबर लिख दिया। अब 1 और 2 यानी सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये मिला के क्या होते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। बोलिए एंजियोस्पर्म में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? Which kind of fertilization present in angiosperm? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में पहले आप किसका गारंटी लोगे? एम्ब्रियो बनाने का। बाद में उसके फूड बनाने का इंतजाम करोगे। नहीं समझे? तो यहाँ पर एंडोस्पर्म प्री फर्टिलाइजेशन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन है? कोई बोले भाई। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए ये हमको सिखाता है कि फूड वेस्टेज नहीं करना। अच्छा आप ये बताइए, जिम्नोस्पर्म में सिंगल फर्टिलाइजेशन है और एंडोस्पर्म प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन है और एंडोस्पर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है। तो आखिर ये क्यों हुआ? मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं आपके यहाँ कुछ फ्रेंड आने वाले हैं, ठीक है? कि चलो भैया ऐसा करते हैं, तुम्हारे घर में आएंगे आज 5-6 लोग हैं। उन्होंने बोला आज तुम्हारे घर में आके हम लोग लंच करेंगे और मूवी शूवी देखेंगे और वहीं रुकेंगे, शाम को चले जाएंगे। लगभग 10 लोग आने वाले थे। तो आपने क्या किया? 10 लोगों का खाना प्रिपेयर किया। 10 लोगों के लिए आपने जो भी खाने वाने का सामान है मंगाया और खाना बना डाला।
अचानक फोन आ गया उन लोगों का, यार वो पापा बोल रहे हैं लॉकडाउन है, कोरोना है, हम नहीं जाएंगे, कैंसिल है, पूरा प्लान कैंसिल हो गया, हम लोग नहीं आ सकते। अब आप बताओ, आप उन 10 लोगों का खाना पहले से ही बना के रखे हो, वो क्या होगा? वेस्टेज, फूड वेस्टेज। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म पहले बन गया, जाइगोट का कहीं पता नहीं है। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन जाइगोट फॉर्मेशन से पहले हो गया। और पॉलिनेशन भी चांस फैक्टर है, हवा इधर का उधर चल गया तो पॉलिनेशन भी फेल हो जाएगा। तो अगर इफ एनी हाउ फर्टिलाइजेशन फेल एंड जाइगोट फॉर्मेशन फेल, then whatever energy utilized in endosperm formation वो totally wasteful हो जाएगी। ठीक, अब आप बताइए सेकेंड केस है, मान लेते हैं आपके यहाँ 10 फ्रेंड आ गए, आपके घर पे बैठे हुए हैं, आने के बाद में आपने क्या उनके खाने का इंतजाम शुरू किया। ओके, तो आपने क्या किया कि पहले आओ बेटा, पहले हमारे घर में आ जाओ। पहले आ जाओ का मतलब पहले जाइगोट बनाओ। जब जाइगोट बन गया तो ये श्योर है अब एम्ब्रियो बनेगा। अब आप सेकेंड फर्टिलाइजेशन प्रोसीड करके एंडोस्पर्म बनाने का तैयारी करो। तो इन्होंने प्री फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म से क्या स्विच कर दिया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म। तो अगर आप जाइगोट नहीं बनाओगे तो ऑटोमेटिकली सेकेंड फर्टिलाइजेशन यानी ट्रिपल फ्यूजन फेल हो जाएगा और एंडोस्पर्म नहीं बनेगा। तो क्या यहाँ पे एंडोस्पर्म वेस्टेज होगा? नहीं होगा। एंडोस्पर्म वेस्टेज का कोई चांस नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, इसमें ट्रिप्लॉइड है, 3N है। यहाँ पर क्या होता है, सिंगल फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पर क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन है। यहाँ पर क्या है, ज्यादातर एनिमोफिली है, विंड पॉलिनेशन जिसमें लॉस ऑफ पॉलिन ग्रेन मैक्सिमम है। यहाँ पर क्या है, ज्यादातर बायोटिक एजेंसी है और उसमें भी सबसे ज्यादा इंसेक्ट है और उसमें भी सबसे ज्यादा हनी भी होती है। तो इसमें लॉस ऑफ पॉलिन ग्रेन मिनिमम है, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन है। देखिए एक और अच्छा पॉइंट है, आपने वाटरमेलन देखा होगा, तरबूज, वाटरमेलन को बीच से काट दो, आप देखोगे उसमें जूसी पेरिकार्प है, वॉल ऑफ ओवरी, उसमें ब्लैक कलर के सीड सस्पेंडेड हैं, रेड पेरिकार्प में। अब आप उसको फिर पैक कर दो, बंद कर दो, अब उसको 40 डिग्री टेम्परेचर के नीचे रख दो। आप बताओ वो 40 डिग्री टेम्परेचर का इफेक्ट सीड के अंदर पाए जाने वाले एम्ब्रियो में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने सीड को जूसी पेरिकार्प से इंसुलेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो सीड है वो नेकेड है, क्या ये इंसुलेटेड है क्या? नहीं। इसका मतलब है हीट का इफेक्ट जल्दी एम्ब्रियो तक जाएगा, किसमें, जिम्नोस्पर्म में, लेकिन हीट एम्ब्रियो तक नहीं पहुंच पाएगी एंजियोस्पर्म में। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ वॉल ऑफ ओवरी या पेरिकार्प। तो हाई टेम्परेचर पर कौन सरवाइव कर सकता है? हाई टेम्परेचर पर एंजियोस्पर्म सरवाइव कर सकते हैं। आपको पता है डेथ वैली कैलिफोर्निया, वहां का टेम्परेचर 45 के ऊपर रहता है, वहां पर एंजियोस्पर्म बहुत आराम से ग्रो करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सीड के चारों तरफ पेरिकार्प, वॉल ऑफ ओवरी का इंसुलेशन किया। वॉल ऑफ ओवरी टेम्परेचर प्रोटेक्शन देता है, इसीलिए जिम्नोस्पर्म आपको ठंडे प्लेस पे ज्यादा मिलते हैं, लेकिन जो एंजियोस्पर्म में वो वार्मर कंडीशन में भी खूब ग्रो करते हैं, क्योंकि उसमें एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, तो यहाँ पर सीड है लेकिन फ्रूट नहीं है, यहाँ पर सीड प्लस पेरिकार्प यानी फ्रूट है। किसमें फ्रूट है बोलिए? एंजियोस्पर्म में। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो बेटा, फिर मैं 2-3 पॉइंट लिखवा देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। एनी क्वेश्चन? सर सल्फेट शावर जिम्नोस्पर्म में होगा ना? क्या बोल रहे हो बेटा? सल्फेट शावर जो है सर वो जिम्नोस्पर्म में होगा ना? कौन सा फ्लावर? सल्फेट शावर येलो कलर का। येलो कलर का सनफ्लेक्स? सर सल्फेट शावर, सल्फेट शावर। सल्फर शावर, ओके। यस। सल्फर शावर, सल्फर शावर पाइनस के पॉलिनेशन को बोलते हैं, क्योंकि जो पाइनस का पॉलन ग्रेन होता है, ये जो पाइनस का पॉलन ग्रेन मैंने विंग्ड बनाया है, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, उसको ल्यूटिन पिगमेंट कहते हैं, ल्यूटिन पिगमेंट।
और वो ल्यूटिन पिगमेंट की वजह से इसको सल्फर, क्योंकि इसके पॉलन ग्रेन सल्फर पाउडर की तरह दिखते हैं। आपने सल्फर पाउडर कभी देखा है? आप मेडिसिन शॉप पे जाइए, वहां से सल्फर पाउडर लेके आइए, येलो कलर का होता है। तो इसलिए पाइनस के पॉलिनेशन को सल्फर शावर कहते हैं। सल्फेट शावर ना बोल के आप सल्फर शावर बोलो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ठीक, ओके, वेट। Pteridophyta, gymnosperm, angiosperm। ठीक है, देखो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोन है, स्ट्रोबाइलस है। जिम्नोस्पर्म में भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है बोलो? कोन, legs, स्ट्रोबाइलस। legs, एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या आ गया? फ्लावर। अब हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल और मेल दोनों, फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होगा? independent, फ्री लिविंग। बोलिए, यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट है, parasitic, हाँ, ये फीमेल गैमेटोफाइट पैरासिटिक है, पैरासिटिक। अब बताओ, ये पैरासिटिक है और यही फीमेल गैमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये बन जाता पहले ही है। तो यही फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इसी को क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म। और इसका प्लॉइडी क्या होता है? एन होता है। आप बोलिए, यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट क्या कहलाएगा? post fertilization endosperm, यहाँ पर बात फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक होगा। यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक होगा। और ये जो एम्ब्रियो सैक है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, ये भी कैसा होगा? पैरासिटिक होगा। अब जरा हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो इधर कौन सा फर्टिलाइजेशन है? यहाँ पर वाटर एसेंशियल है, वाटर एसेंशियल। आप बताओ, इसमें वाटर का रिक्वायरमेंट है? नो। इसमें नहीं। वाटर का रिक्वायरमेंट है? नो। किसकी वजह से? साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी बोले तो पॉलन ट्यूब, यहाँ पर भी क्या है? साइफोनोगैमी बोले तो पॉलन ट्यूब। यहाँ पर कितने गैमीट काम पे लगते हैं? पहले वाले केस में कितने गैमीट यूटिलाइज होते हैं? 1। दूसरा डिजनरेट कर जाता। तो इधर फर्टिलाइजेशन कैसा है? सिंगल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ दोनों गैमीट काम पे लग गए, तो फर्टिलाइजेशन कैसा है? डबल फर्टिलाइजेशन। कोई बताएगा पहला फर्टिलाइजेशन क्या होता है और उसमें क्या बनता है? राष्ट्रीय, हाँ बोलो। पहला फर्टिलाइजेशन सिनगैमी है और उसमें जाइगोट बनता है। सिनगैमी होता है, yes. उसमें जाइगोट बनता है। दूसरा फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन है और उसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म क्या होगा? एंडोस्पर्म पोस्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा।
पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट, और इसका प्लाइडी क्या होगा 3n। कोई बताएगा प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कैसे फायदा होगा, बेनिफिट? फूड वेस्टेज नहीं होगा। हाँ, फूड वेस्टेज नहीं होगा। अब कोई बोलेगा कहाँ पर सीड है, देखिए इसमें Angiosperm आपको से। मिलेगा सीड हैबिट, यहाँ पर रिटेंशन हैबिट है, इसको क्या बोलते हैं, सीड हैबिट। यहाँ पर सीड है और यहाँ पर सीड प्लस पेरिकार्प, सीड प्लस पेरिकार्प। पेरिकार्प वॉल ऑफ ओवरी होती है, वॉल ऑफ ओवरी, और सीड और पेरिकार्प को मिला के क्या बनेगा, फ्रूट। और पेरिकार्प हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन देती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है उससे एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो किसमें सीड है, सबसे पहले आप बताइए सीड हैबिट किसमें, सीड हैबिट है हाँ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में। जिम्नोस्पर्म में सीड है, एंजियोस्पर्म में सीड प्लस पेरिकार्प यानी फ्रूट है, ओके। तो ये आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत बचा है कल मैं आपको वायरस लाइकेन सब पढ़ाते हुए शट डाउन कर दूंगा। अभी कोई पूछना हो तो बोलो, वरना एंड कर देते हैं मीटिंग। कोई प्रॉब्लम है भाई? नो प्रॉब्लम। सर कल क्वेश्चन भी पूछेगा ना? क्वेश्चन भी पूछेंगे, मान लेते हैं आधे घंटे में खत्म कर देंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। हाफ एन आवर में खत्म हो जाएगा। ओके, गुड बाय।